गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू हिस्ट्री बाय एसआरबी। और आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 एग्जाम के सोशल साइंस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, किन क्वेश्चंस की आने की संभावना होती है, कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। लास्ट मिनट में आपको ये रिवीजन करनी है और ये काफ़ी फ्रूटफुल आपके एग्जाम के लिए हो सकता है। कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला, तो ये लास्ट मिनट में आपको रिवीजन करनी है। इसमें मैं बताऊंगा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चन जो पूछे गए थे, क्या क्या क्वेश्चन है जिसके आने की पूरी संभावना रहती है। तो बिना देर किए लेट्स वी स्टार्ट टू रिवाइज ऑल द क्वेश्चन आंसर एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू द आंसर। तो क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको आंसर भी दिखाऊंगा, आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से, सेक्शन बी से। व्हाट द फर्स्ट क्वेश्चन हियर, एक्सप्लेन इन टू इकोनॉमिक फैक्टर्स विच डिटरमाइन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन अ रीजन, यानी किसी क्षेत्र की जनसंख्या वितरण को निर्धारित करने वाले किन्हीं दो आर्थिक कारणों की व्याख्या कीजिए। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन बताने के बाद इसकी सारी आंसर भी मैं दिखाऊंगा। आप आंसर को स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं और लास्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट वन, चूंकि समय काफ़ी कम है तो आपको कम समय में ज़्यादा मैं बताने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, हाईलाइट एनी टू फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन अ रीजन, यानी किसी क्षेत्र की जनसंख्या के घनत्व में कमी के लिए उत्तरदायी किन्हीं दो कारकों को उजागर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज्यूम दैट इफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वुड नॉट हैव टेकन प्लेस इन ब्रिटेन एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज, व्हाट वुड हैव बीन द इम्पैक्ट ऑन इंडियन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज, एक्सप्लेन। यानी हिंदी मीडियम के लिए, मान लीजिए कि ब्रिटेन एवं अन्य यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति न हुई होती तो भारतीय उद्योग एवं हस्तकलाओं पर क्या प्रभाव होता, इसे स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में, एक्सप्लेन दी सिग्निफिकेंस ऑफ लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1929। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाहौर कांग्रेस सेशन, इसके बारे में पॉइंट पूछी जाती है और मेनी टाइम्स इट हैज़ बीन आस्क्ड। तो ये क्वेश्चन अभी जो मैंने डिस्कस किया उनमें से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस पर आप विशेष ध्यान देंगे। और हिंदी में 1929 में हुए कांग्रेस के लाहौर सेशन के महत्व को स्पष्ट कीजिए कि हाउ कैन वी हेल्प अदर्स टू एंजॉय देयर फंडामेंटल राइट्स, गिव एनी टू सजेशन। तो यहाँ पर कि हम किस प्रकार दूसरों की मौलिक अधिकारों का आनंद लेने में सहायता कर सकते हैं, कोई दो सुझाव दीजिए। तो मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स को आप जरूर रिवाइज करेंगे। फंडामेंटल राइट्स से एक क्वेश्चन लगभग पूछे ही जाते हैं, तो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मैं बता दूं कि रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पक्का पूछा ही जाता है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 22 में, इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। यानी भारत के संसदीय लोकतंत्र में मंत्री परिषद सामूहिक रूप में से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है, कथन की पुष्टि कीजिए। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है प्रिंटिंग में। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट सेक्शन नंबर सी, खंड ग। फर्स्ट क्वेश्चन 23, हाईलाइट एनी 3 इनजस्टिसेस मेड बाय द ब्रिटिशर्स टुवर्ड्स फार्मर्स ड्यूरिंग 18th एंड 19th सेंचुरी, यानी 18वीं और 19वीं सदी के दौरान ब्रिटिश लोगों द्वारा किसानों के साथ किए गए कोई 3 अन्याय को उजागर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, डिस्क्राइब एनी 3 स्टेप्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू अचीव सोशल प्रोग्रेस। और में इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया, अथवा में, और स्टेट एनी 3 बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। अब देखो इसमें से इंडियन फॉरेन पॉलिसी, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो विदेश नीति के बारे में पूछा जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ज़्यादा आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि समय काफ़ी कम है और जल्दी में आपको बताना हो। 2 सेट की प्रैक्टिस मैं यहाँ पर कराऊंगा, 2 सेट में क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो आप लास्ट मिनट में आप रिवीजन करेंगे। अब हिंदी में, सामाजिक प्रगति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए किन्हीं 3 कदमों का वर्णन कीजिए। और अथवा में जो पूछा गया है विदेश नीति, तो भारत की विदेश नीति की किन्हीं 3 आधारभूत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, हाईलाइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन द फिनेंशियल पावर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। नाउ अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पावर और फंक्शन, इसमें से चेंज करके क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी आपको
प्रेसिडेंट के पावर के बारे में पूछा जाता है, कभी लोकसभा के पावर को पूछा जाता है, कभी प्राइम मिनिस्टर के फंक्शंस को पूछा जाता है। तो इस तरह से चेंज करके पूछा जाता है, या कभी कभी दोनों ही पूछा जाता है। लोकसभा और राज्यसभा का फॉर्मेशन कैसे होता है, लोकसभा राज्यसभा का फंक्शन क्या है, इसके बारे में पूछा जाता है। ओके, और प्रेसिडेंट के फिनेंशियल पावर्स को स्पेशली बहुत बार पूछा जाता है, तो इस पर ध्यान देंगे। मैं अलग से भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं जिसे बार बार पूछा जाता है। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 26 नो 25 का और में क्या है, हाईलाइट एनी 3 बेनिफिट्स ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टार्ट सेक्शन डी। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि लार्ज डैम्स आर क्रिटिसाइज्ड फॉर कॉजिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, सपोर्ट दिस स्टेटमेंट बाय गिविंग 5 सुटेबल आर्गुमेंट्स। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। यहाँ पर पूछा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन पैदा करने के कारण बड़े बांधों की आलोचना की जाती है। 5 तर्क देकर इस कथन की पुष्टि कीजिए। नेक्स्ट वन है डिस्क्राइब एनी 5 मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। जंगलों को बचाने के लिए फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के बारे में फिर मैं यहाँ बता रहा हूँ कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट भी पूछा जाता है। और यहाँ पर पूछा गया है कि डिस्क्राइब एनी 5 मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। तो उसी क्वेश्चन को चेंज करके पूछा गया यहाँ पर, जंगलों को बचाने के लिए क्या स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है या क्या लेती है, लोग क्या लेते हैं, बहुत तरीके से पूछा जाता है। क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और में दी गई है अथवा डिस्क्राइब एनी 5 बेनिफिट्स फॉर प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ यानी जंगली जीव, वन प्राणी को रक्षा करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन सा कदम उठाया गया है, इसके बारे में पूछा जाता है। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में हाईलाइट एनी 5 मिस्टेक्स कमिटेड बाय द रिबेल्स विच लेड टू द फेल्योर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। मैंने कहा था ना कि 1857 चैप्टर से 1 और 2 क्वेश्चंस लगभग पूछे ही जाते हैं। क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, बट दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पूछा गया है 1857 रिवॉल्ट जो हुई थी उसका फेल्योर का कारण क्या था, असफल क्यों हुआ था। नेक्स्ट वन, अब इसमें और भी दी गई है हाईलाइट एनी 5 रीजन दैट लेड टू द पार्टिसिपेशन ऑफ सिपाहीज इन द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। यानी विद्रोहियों द्वारा की गई किन्हीं 5 गलतियों को उजागर कीजिए जिनके कारण 1857 का विद्रोह असफल रहा। अथवा नाव हिंदी में कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में सिपाहियों को प्रतिभागिता के लिए प्रेरित करने वाले किन्हीं 5 कारणों को उजागर कीजिए। ना क्वेश्चन नंबर 29, एक्सप्लेन एनी 5 वैल्यूज इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि भारत के संविधान में निहित किन्हीं 5 मूल्यों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 30 में है एक्सप्लेन एनी 5 एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आगे बात ना, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर पूछा जाता है और पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट पूछा जाता है। दोनों में से लगभग चांसेस होते हैं कि एक बार दोनों में से एक पूछा जाता है। और में देख लीजिए यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन एनी 5 फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये दोनों में से देखो इसमें दोनों पूछ दिया गया। और में कभी कभी सिंगल ही पूछा जाता है, या तो प्रेसिडेंट का पूछा जाता है या फिर प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछा जाता है। बट यहाँ देखो क्या है, और में दोनों ही पूछ दिया गया है और में लगा करके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अब रिवाइज करेंगे लास्ट मिनट में। एंड नाउ द टाइम कम्स फॉर मैप वर्क। अब यहाँ पर देखो सेक्शन F है और यहाँ पर मैप वर्क पूछा गया, तो मैप वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत बार ऐसा होता है क्वेश्चन रिपीट होती है मैप वर्क में, और 3-4 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उन्हीं में से कोई 1-2 रिपीट की जाती है, बट ऐसी गारंटी नहीं है, बट संभावना बनती है। तो यहाँ पर मैप वर्क कैसे बनाना है और मैप वर्क में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है ये भी मैं बता दूं। हालांकि मैप वर्क के लिए अलग से वीडियो बनी हुई है जिसमें आप स्पेशली मैप के बारे में देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको सैंपल पेपर में जो पूछा गया है उसी मैप को मैं यहाँ बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 34 में है ये कि 2 places A and B have been marked on the given outline map of the world. Identify them and write their correct names on the line marked in the map. तो यहाँ पर 2 प्लेस दिया हुआ है, A और B दी गई है, और यहाँ पर क्या करना है आपको, रीजन ऑफ लो रेनफॉल, और B में दिखाना है आपको टाइप ऑफ फॉरेस्ट। तो यहाँ में आपको मैप दिखानी पड़ेगी, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगी। और इसी में सी ऑप्शन में रीजन ऑफ हाई रेनफॉल इन साउथ ईस्ट एशिया,
और डी में पूछा गया रीजन ऑफ मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट इन यूरोप। तो आई विल शो यू इन द मैप, यू कैन सी हियर, देखो ए दी है यहाँ पर, ए मार्क किया गया इस प्लेस को और बी में मार्क किया गया इस प्लेस को और इसके बारे में पूछा गया। अब ये इंडिकेट की गई है, आपको क्या करना है, आपको करना है ये प्लेस दी गई यहाँ पर आपको नेम लिखना है, ये कौन सा प्लेस है, ठीक है। तो ए और बी में क्या क्वेश्चन थी, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन। ए में पूछा गया है कि रीजन ऑफ लो रेनफॉल और दूसरा में पूछा गया बी में टाइप ऑफ फॉरेस्ट। और ये सी में जो दी गई है रीजन ऑफ हाई रेनफॉल इन साउथ ईस्ट एशिया, तो यहाँ पर इंडिकेट आपको मैप में नहीं दी गई है, आपको खुद से पता लगाना है और बताना है कि कौन सा एरिया साउथ ईस्ट एशिया कौन सा एरिया है जो हाई रेनफॉल होती है, ज़्यादा वर्षा वहाँ पर होती है। और एक ऐसा रीजन को इंडिकेट करना है, आपको मार्क करना है जो मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट, यूरोप का जो मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट का एरिया है उस एरिया को आपको दिखाना है। और अगला जो मैप वर्क है वो क्वेश्चन नंबर 35 का है, जो पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया में आपको दिखानी है। क्या दिखाना है, ऑन द आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेवल दी फॉलोइंग प्लेसेस, कौन कौन सा प्लेस आपको दिखानी है। ए में द सिटी फ्रॉम वेयर मंगल पांडे रिफ्यूज टू यूज द ग्रीस कार्टेज, वह प्लेस जहां पर मंगल पांडे ने वो ग्रीस वाले कार्टेज को यूज करने से मना किया था, गोली चलाने से मना किया था। नेक्स्ट वन है बी में द प्लेस एसोसिएटेड विद द विड्रोवल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी वह प्लेस को आपको इंडिकेट करना है, लिखना है जहां पर महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था, वापस ले लिया था। चौरी चौरा था और यहाँ पर क्या था, बैरकपुर था। तो बताने की भी जरूरत है, मैं आपको मैप में बताऊंगा, अभी मैप दिखाऊंगा, वहां से आप देख कर स्क्रीनशॉट लेकर प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरह से पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहीं पर आपको इंडिकेट करनी है। नाउ तो ये फर्स्ट सेट के क्वेश्चन कंप्लीट होती है और फर्स्ट सेट की आंसर जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया उस क्वेश्चन का आप आंसर यहाँ पर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 से हमने स्टार्ट किया था और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप देख सकते हो। तो यहाँ मैं आपको केवल स्किप करूँगा, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले करके आप कॉपी में लिखें या डायरेक्ट रिवाइज करें, डजंट मैटर, ये आप पर डिपेंड करता है। यहाँ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ केवल आंसर क्वेश्चन नंबर 17 से मैप वर्क तक का। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 20 की आंसर, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर, सेक्शन सी से फ्रॉम सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 23, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, दिस वन 24 का और में और क्वेश्चन का आंसर, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25, 25 का और में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 26, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 26, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27, 27 की और, आंसर ऑफ और ऑफ 27, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 28, 28 की और क्वेश्चन का आंसर, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 29, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30, 30 की और। नाउ दिस इज द आंसर ऑफ मैप वर्क, फर्स्ट वन कालाहारी एंड सेकंड वन deciduous forest. You have to match with the question. 4 questions have been asked here, 4 क्वेश्चन पूछा गया है वहां पर। और मैप में फर्स्ट का कालाहारी रीजन, सेकंड में इक्वेटोरियल रीजन, थर्ड में अमेजन बेसिन और इक्वेटोरियल रीजन एंड 34 का लॉयन टाइगर एलिफेंट। नाउ यू कैन सी इन द मैप ऑल्सो दिस पॉइंट, ये पूछा गया था तो ये प्लेस कौन सा है, कालाहारी का। और दिस वन एक ये पूछा गया था और ये क्या होगा, डेसिडियस फॉरेस्ट का एरिया होगा। फिर हाई रेनफॉल का एरिया पूछा गया था जो ये होगा एशिया का, ईस्ट एशिया का, साउथ ईस्ट, और एक यूरोप का पूछा गया था ये एरिया का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू आंसर एंड आंसर ऑल्सो हैज बीन रिटेन हियर। तो दिस वन मेडिटेरियन फॉरेस्ट का एरिया लिखना है आपको और ये इक्वेटोरियल रीजन का लिखना है। एंड इन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया इट हैज बीन आस्क्ड चौरी चौरा, तो विच प्लेस इज चौरी चौरा, दिस वन, दिस इज चौरी चौरा एंड दिस वन बैरकपुर, दिस वन कंप्लीटेड। तो सेट 1 की आंसर क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए।
नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द आंसर ऑफ सेट नंबर 2.